हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। वो चीज़ क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे हम लोग। वेक्टर को कैसे ऐड किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा। जोड़ना तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वेक्टर को जोड़ना कैसे सीखेंगे। देखो, तो वेक्टर के जोड़ने के कितने तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है, देखो क्या है, पहला है ट्रेंगिल लॉ ऑफ एडिशन। पहला तरीका है ट्रेंगिल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा तरीका है पॉलीगॉन लॉ ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। और तीसरा अच्छा यहां पर ऐसे कर देता हूं मैं, PARALLELO पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या चीज है? ये वेक्टर को जोड़ने का तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल का लॉ क्या होता है कि नहीं। पैरेललोग्राम का लॉ क्या होता है, पॉलीगॉन का लॉ क्या होता है, उसके बाद एडिशन उसमें डालेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करता हूं मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में। ट्रायंगल लॉ की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ की। ये ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ देखो इधर, ट्रायंगल लॉ। तो देखो ट्रायंगल लॉ को समझने के लिए हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझने में मदद मिलेगा। यानी ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों बता रहे हैं। देखो फिजिक्स क्या होता है ना, एक होता है रटने का चीज, एक होता है समझने का चीज। तो जिस दिन सेंस करने लगोगे ना, उस दिन सवाल अपने बनाने लगोगे। सवाल जब बना दोगे तो गलती नहीं हो सकती है। यानी सवाल बना दिया तो बना दिया। और इसके लिए क्या होना जरूरी है? कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी का मतलब परसेप्शन, तुम्हारे अंदर एक समझ आ जानी जरूरी है, समझ डेवलप होना कि डिस्टेंस, ये ट्रायंगल लॉ आखिर क्यों लॉ पड़ा, क्यों जरूरत इसका पड़ गया। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ए से बी जाने का एक रास्ता ये हो सकता है, मान लेते हैं एक रास्ता ये है, इस तरह से पार्टिकल आया ए से बी। तो ए से बी आया तो कहता है डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस होता है, दोनों में अंतर समझा दूंगा। ये डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन। यानी पार्टिकल जिस पाथ पर मोशन कर रहा है उस पाथ का एक्चुअल लेंथ। यानी मान लेते हैं पार्टिकल यहां से यहां इस पाथ पर आया, तो इस पाथ का जो लंबाई होगा ना वो होगा डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस बराबर यहां पर 20 मीटर। ओके, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और शुरू पोजीशन को मिलाने वाला सबसे छोटा दूरी।
यानी एक तरह से बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे बोल देते हैं ए बी। तो यहां ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ लेंथ ऑफ ए बी, यानी इसका लंबाई, ये बराबर हम मान लेते हैं यहां पर 16 मीटर है। ओके, तो एक बात बताओ तो दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तुलना किया जा सकता है कि नहीं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तुलना किया जा सकता है कि नहीं? तो तुलना नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। क्यों? सब बोले, बहुत लोग बोलेगा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर होता है। लेकिन अगर इसे मॉडुलस लगा दोगे तो अब ये दोनों हो गया स्केलर, तो डिस्टेंस बड़ा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा? तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बड़ा होगा या बराबर हो सकता है डिस्टेंस का, यानी डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा ही होगा, छोटा कभी नहीं होगा। क्लियर है बात? ओके, यानी यहां से लेके यहां की दूरी को ऐसे मिला देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक्चुअल पाथ जो था ना वो हो गया डिस्टेंस। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का यहां लिख रहे हैं इट इज ए वेक्टर। डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन इज किधर? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। याद रखना, डायरेक्शन किधर होगा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? डायरेक्शन किधर होगा? एक मिनट, डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी यहां से यहां इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये एक उदाहरण हुआ। और ये क्या होता है? इट इज ए स्केलर। कौन स्केलर होगा? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा बोलो, डिस्टेंस जब स्केलर क्वांटिटी होता है तो डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगा? डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। वेरी गुड। तो दोनों बात समझ में आया। हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात किए। डिस्प्लेसमेंट शुरू से अंत को मिलाने वाला लाइन को बोलेंगे, और डिस्टेंस बोलेंगे जिस पाथ पर पार्टिकल मोशन करेगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे। उसको अगला स्टेप में लेता हूं मैं, इसको मिटाते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा हायर लेवल में लेके चलते हैं, थोड़ा इसका एप्लीकेशन जानना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल शुरू में, एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ था ए पर, और ए से गया बी, और बी से आया सी पर। ओके, तो ए से गया बी, इस तरह से पार्टिकल गया, ए से गया बी। ओके, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो था ना ए से बी का 20 मीटर था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये लाइन हो गया डिस्प्लेसमेंट। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि मान लेते हैं 16 मीटर। ओके, अब मान लेते हैं बी से पार्टिकल आता है सी पर। पार्टिकल पहले ए से बी आया, अब पार्टिकल बी से सी आएगा। ओके, तो जब बी से सी आएगा पार्टिकल, तो ये डिस्टेंस जो होगा ना बी से सी का, मान लेते हैं 18 मीटर। ओके, यहां से यहां की दूरी 18 मीटर मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला, BC डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये बराबर हम मान लेते हैं कि 12 मीटर है। अब तुमको बताना है A to C के लिए डिस्टेंस क्या होगा। A to C का डिस्टेंस क्या होगा, यानी डिस्टेंस A to C क्या होगा, यानी SA to C क्या होगा, ये बताना। A to C का डिस्टेंस क्या होगा? एक होगा 20 मीटर
प्लस 18 मीटर, तो कितना हो गया 38 मीटर। यानी ए से सी का डिस्टेंस की बात करें तो 38 मीटर आया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, और उसका हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यानी ए सी बराबर क्या होगा, तो ए सी बराबर क्या होगा 16 मीटर प्लस 12 मीटर, तो 28 मीटर हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर, अगर ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो क्या होगा, ये ना हो जाएगा ए सी। वेक्टर में बोलेंगे तो ये हुआ ए बी वेक्टर, और ये हो गया बी सी वेक्टर, और ये हो गया ए सी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर की लंबाई कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। यानी ये 16 मीटर होगा और ये 12 मीटर होगा, तो ये 28 मीटर हो जाएगा। सोचने की बात आ गई। इसका मतलब कॉमन सेंस लो ना रे, यहाँ 16 और ये 12, तो ये 18 कैसे हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ 16 है, यहाँ से यहाँ 12 तब ना ये 18 होता, तो इसका मतलब ये 16 प्लस 12 से कम ना होगा। यस, इसका मतलब ये जो मैंने लिखा ना, लिखने का मन है तो लिख दो, लेकिन ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हुआ कि जैसे तुमने डिस्टेंस को जोड़ दिया कि 20 प्लस 18 बराबर 38 मीटर होगा, उसी प्रकार से 16 प्लस 12 28 मीटर हो जाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब हुआ कि स्केलर को जैसे जोड़ा जाएगा वैसे वेक्टर को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर ए से सी की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ए टू सी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन डिस्टेंस होगा तो सारा पाथ को लंबा करेंगे। इसका मतलब हुआ वेक्टर को जोड़ने का तरीका और स्केलर को जोड़ने का तरीका दोनों अलग अलग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए सी वेक्टर हुआ, ए सी वेक्टर जो हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी प्लस बी सी वेक्टर के बराबर हुआ। इसको ऐसे समझो, यहाँ पर बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। तो ए सी यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट हो गया, किसका रिजल्टेंट हो गया, ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी ए बी एंड बी सी का रिजल्टेंट है ये। तो ए बी एंड बी सी का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब जोड़ समझना, जैसे रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मतलब ए प्लस बी। तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर वाला जोड़ ऐसे होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इस प्रकार से नहीं निकालेंगे। तो इतना तो क्लियर है ना कि वेक्टर को जोड़ने का तरीका और स्केलर को जोड़ने का तरीका, तरीके में कुछ बात है कि नहीं। यस, उसी बात को अब आगे हम लोग लेके चलते हैं कि कैसे ट्रायंगल लॉ को, अब यहाँ पर यही हुआ ट्रायंगल लॉ। एक अगर ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 भुजा होता है, तो ट्रायंगल का 2 भुजा 2 वेक्टर को बताएगा और वो भी ऑर्डर में, तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा भुजा होगा अपोजिट ऑर्डर में उस दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा। तो ट्रायंगल लॉ पर हम आ जाते हैं, आप इसको मिटाते हैं इसको। ये तो बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। मज़ा नहीं आ रहा है तो देखो आना शुरू हो जाएगा, ऐसे मज़ा आना शुरू हो गया है क्या। तो देखते हैं ट्रायंगल लॉ क्या होता है। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए, ओके, यानी एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला आया बी, और फिर ये हो गया सी। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या बोलेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर सी हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर सी। तो ट्रायंगल लॉ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अगर 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल के 2 साइड का, अगर 2 वेक्टर किसी ट्रायंगल के 2 साइड को बताएगा, वो भी ऑर्डर में टेल हेड टेल हेड, तो उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में उसके रिजल्टेंट को बताएगा। लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा, इफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंट, if 2 vector represent 2 sides of a triangle, if 2 vector represent 2 sides of a triangle are taken in order,
टेकन इन ऑर्डर, ORDR, ऑर्डर का मतलब क्रम हुआ। अगर किसी वेक्टर, अगर किसी ट्रायंगल का, यानी अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड को बताएगा तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में इस दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल in opposite order represent the resultant of two vector। ये लिख के जान लेना है तुमको। क्या जान लेना है, क्या जान लेना, देखो बताओ तो, देखते हैं कितना समझ में आता है। मान लेते हैं ये है P और ये है Q और ये है R, तो ट्रायंगल लॉ बताना है क्या होगा, इसमें बताना है, 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 इसमें बताना है P, इसमें बताना है Q, इसमें बताना है R। देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। यस 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 यस, ABC। तो अब बताना है तुझे ट्रायंगल लॉ इसमें क्या होगा, ट्रायंगल लॉ इसमें क्या होगा, ट्रायंगल लॉ इसमें क्या होगा, कैसे बनाओगे। तो देखना है कि दो वेक्टर ऑर्डर में कौन कौन है उसको ले लोगे, अपोजिट ऑर्डर में तीसरा वेक्टर होगा उसको बराबर रिजल्टेंट कर दोगे। देखते हैं, देखो ये और ये ऑर्डर में है तो ऑर्डर वाला को जोड़ दोगे, Q प्लस R जोड़ दिए, Q प्लस R जोड़ दिए, अब बराबर हो जाएगा P। यही हुआ ट्रायंगल लॉ। इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो P प्लस Q यहाँ खत्म हो गया, अब बराबर हो जाएगा। ये देखो ये और ये ऑर्डर में है दो साइड ट्रायंगल का, और ये उसी ट्रायंगल का तीसरा साइड है अपोजिट ऑर्डर में, तो क्या करेंगे P प्लस Q इज इक्वल टू R। यस, इसमें बताओ क्या करें, इसमें बताओ, इधर आओ थोड़ा सा, इसमें बताओ क्या करें, बना दोगे, नहीं बिल्कुल बन जाएगा। अरे C प्लस A बराबर B होगा, ये C प्लस A इज इक्वल टू B। देखे तो इसमें, देखे तो ठीक आ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक बुलाई तो जूली को। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट स्टेप, तो ये था ट्रायंगल लॉ। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। देखो तो लाइटिंग आ रहा है ठीक से, कलर नहीं आ रहा है। ये था ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ था, ट्रायंगल लॉ था। अब क्या बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ की। तो इसको मिटा देता हूं मैं, ओके। ट्रायंगल लॉ में क्या करेंगे, ट्रायंगल बनेगा, उसमें ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तो दो साइड एक ऑर्डर में रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, वो हो जाएगा दोनों का यस रिजल्टेंट। थोड़ा सा पानी दीजिए, उसको मिटाएंगे बोर्ड को। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। ट्रायंगल लॉ में तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किस लॉ का, पैरेललोग्राम लॉ का। PARALLELO पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ, एडिशन उसके बाद करेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं, चार भुजा वाला ने। पैरेललोग्राम में कितना साइड होता है, चार साइड होता है। तो कहता है कि जिसका आमने सामने का कोण, आमने सामने का भुजा बराबर हो और पैरेलल हो, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम यानी जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये हो जाए, जितना बड़ा ये हो जाए उतने बड़ा ये हो जाए, अब ना हुआ पैरेललोग्राम।
तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो सटा हुआ साइड को बताएगा तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा और उसके कॉमन पॉइंट से पास करेगा वो दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आर बोल दे तो आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, लिख देता हूं मैं इफ, कौन ये लॉ होता क्या है, ये लॉ होता है इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट, टू ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पी ए आर ए डबल एल ई एल ओ पैरेललोग्राम, देन दी diagonal of a parallelogram passing through common point represent the resultant of two vector। ये कॉमन पॉइंट नहीं ना हुआ, ये भी एक डायगोनल हुआ और ये भी एक डायगोनल हुआ, तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट ये है ना। यस, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द डायगोनल, then the diagonal, then their diagonal, then their diagonal passing through common point, passing through common point represent, क्या represent, the resultant, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ओके, अभी दोनों सिखाता हूं कि कैसे ट्रायंगल लॉ और कैसे पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे हम। दोनों लॉ में तुमको माहिर बना दूंगा मैं। अभी माहिर बनना है ना, एक्सपर्ट। यस, तो ये हटा देता हूं मैं इसको। देखो अब मैं वेक्टर दूंगा और तुमको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम दोनों से जोड़ना है। पॉलीगन लॉ बच गया ना, उस पर आता हूं मैं। आज इसी तीनों पर तो बात करेंगे हम लोग। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ, इसी तीनों पर बात करेंगे आज। मैं अब वेक्टर दूंगा और उस पर तीन दोनों लॉ से दिखाना है, ए प्लस बी। जैसे क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि ये अगर ए है, ये अगर ए है और ये अगर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो कहता है शो करना है, शो करना है ए प्लस बी को। अब फ्रॉम नंबर एक में ट्रायंगल लॉ और नंबर दो में पैरेललोग्राम लॉ। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है कि अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या दिखाना है, ए प्लस बी शो करना है ट्रायंगल लॉ से और ए प्लस बी शो करना है पैरेललोग्राम लॉ से। इसको कर लेते हैं पहले। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यही तो समझना है कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ट्रायंगल लॉ देखते हैं। एक वेक्टर मेरा ए है
और दूसरा वेक्टर मेरा बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ट्रेंगल लॉ में क्या बताए थे, ए के हेड पर बी का टेल आना चाहिए, ए के हेड पे बी का टेल आना चाहिए। ओके, तो ए का लिया हेड और ए के हेड पर बी का टेल। तो एक बात याद रखना, एक वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जा सकता है, प्रॉपर्टीज है वेक्टर का। यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। वेक्टर में देखो मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में देखो डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड भी यानी लंबाई और डायरेक्शन यानी ये तीर की दिशा, अगर दोनों को नहीं बदलेंगे तो वेक्टर नहीं बदलेगा। तो एक जगह जैसे यहाँ है तो इसको उठा के तो यहाँ रख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड तो वही हुआ लेकिन डायरेक्शन भी तो वही है ना, ये पूरा हुआ तो मान लीजिए पूरा हो गया। तो क्या करेंगे, ए को उठा बी को उठा के यहाँ से यहाँ रख देना है, ऐसे ऐसे अगर रख देंगे बी को उठा के। लेकिन ध्यान रहे एंगल टू वेक्टर पढ़ाए थे ना, तो ये एंगल कितना रहना चाहिए, थीटा का थीटा। अभी भी ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है, ए का दिशा और बी के दिशा के बीच का एंगल अभी भी थीटा था और अभी भी थीटा है। तो लेकिन अब ए के हेड पर बी का टेल बन गया, तो ये अब हो गया मेरा ए प्लस बी। ये मेरा क्या बन गया, आर बन गया। आर बराबर ऐसे अपने मन से आर ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी। दिस इज ट्रायंगल लॉ। और कौन सा लॉ लगाना था, पैरेललोग्राम लॉ लगाना था। एक वेक्टर अगर ये ए है, ओके, दूसरा वेक्टर अगर ये बी है, तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे लगाएंगे, तो वो तो आसान है, इसी के पैरेलल में यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ओके, और इसके पैरेलल में यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, तो बन गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, तो कौन सा डायगोनल लेंगे रिजल्टेंट के लिए, ये वाला ले लेंगे, नहीं अच्छा ये वाला ले लेंगे, यस, तो ये वाला ले लेते। तो ये वाला ले लोगे तो क्या बन गया, क्या बन गया, यस, ये बन गया आर बराबर ए प्लस बी। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो हम लोग को ए प्लस बी दिखाना था ट्रायंगल लॉ से और पॉलीगन लॉ से। तो अब दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, बता पैरेललोग्राम से बना के दिखाओ। तो दूसरा सवाल ये रहा, देखो कहता है कि अगर एक वेक्टर ये ए है, ओके, और दूसरा वेक्टर ये अगर बी है, ये अगर बी है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है मान लेते हैं, तो शो करना है ए प्लस बी। पहला फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, दूसरा फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ। ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल है, तो ए प्लस बी दिखाना है ट्रायंगल लॉ से और ए प्लस बी दिखाना है किस लॉ से, ए प्लस बी दिखाना है किस लॉ से, यस, ए प्लस बी दिखाना है ट्रायंगल लॉ से और ए प्लस बी दिखाना है पैरेललोग्राम लॉ से। अब तो तुरंत बना दोगे तुम, मुझे पता है कि नहीं, यस, बन जाएगा, बन जाएगा, बना के दिखाओ। तो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, दोनों लॉ का इस्तेमाल करना है आज हो जाओगे एक्सपर्ट। किसका एक्सपर्ट, ट्रायंगल लॉ का और पैरेललोग्राम लॉ का। चलो बनाओ, एक्सपर्ट बन के दिखाओ कैसे बनाओगे। वीडियो पॉज करके बनाओगे पहले, ज़्यादा समझदार बनना है तो, ज़्यादा समझदार तुम हो ही, क्यों नहीं। तो देखो क्या करते हैं, पहला हम कौन सा लॉ उठाना चाहोगे, अगर ये ए है और ये बी है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो कौन सा लॉ लेना है मुझको, पहले ट्रायंगल लॉ लेते हैं। ये रहा ए और ए के दिशा से बी कितना एंगल बना रहा है, अरे ए से बी कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। तो कितना एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे बनाएंगे, ए के दिशा से 190 आएगा, 120 ऐसे ना बन जाएगा। फिर से देखो, अरे ए के डायरेक्शन से 120 पर बी बना देंगे ना, बन गया। ए के डायरेक्शन से 120 पर बी बना देंगे, ये कैसे समझा 120, तो ए से बी का 120 डिग्री है, तो ए से बी 120 डिग्री एंगल हो गया। तो ये ए प्लस बी अपने दिख रहा है, ये आर बराबर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी।
अब बच गया पैरेललोग्राम लॉ से। तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या करेंगे, ये पहला तरीका से आंसर हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ से भी बना सकते हैं। देखो इसको हम मान लेते हैं ए, यहां बना देता हूं मैं, ये रह गया ए। पैरेललोग्राम में दोनों का टेल एक जगह ही होना चाहिए। ये रहा बी, ओके, और ये रहा 120 डिग्री, वेरी गुड। तो ए के पैरेलल में यहां डालोगे ना, अब बी के पैरेलल में यहां से यहां डालोगे, दोनों का पैरेलल आ गया। तो ये वाला मेरा हो जाएगा यस, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया। कौन सा लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। बात आया समझ में, और समझाओ तुझको। देखो अगला उदाहरण से समझाते हैं। देखो अगला उदाहरण से समझते हैं, ओके। तो बना के देखते हैं अगला। देखो इस पर तो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम दिखाने से। देखो कहता है कि अगर एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये ए है, ठीक, और दूसरा वेक्टर अगर ये बी है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो कहना है, तीसरा सवाल है, शो करना है ए प्लस बी अब फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से करो तो कैसे करोगे, ये तो बड़ा आसान है। अरे ये रहा ए और ए के हेड पर लाएंगे बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। आया समझ में, ये हो गया आर बराबर ए प्लस बी। ये तो बहुत आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। तो अगला सवाल लेते हैं। देखो मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चौथा सवाल देखो, क्वेश्चन में है कि अगर एक वेक्टर ये ए इधर है, ओके, और दूसरा वेक्टर बी जो है ना इधर है, इधर ऐसे बना रहा है बी, ये k इंटू बी है, जहां वेयर k इज स्केलर। कोई स्केलर से गुना कर दिए, बी में किसी स्केलर से गुना कर दिए, हुज वैल्यू इज वेरिएबल, जिसका वैल्यू है बदलते रह सकता है। यानी बी होगा तो इतना बड़ा होगा, 2b होगा इतना बड़ा होगा, 3b हो जाएगा तो इतना बड़ा होगा, 4b होगा इतना बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देन ए प्लस के बी में भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 में ये हो सकता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी में ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी में ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में ये हो सकता है। कौन हो सकता है इसमें, यानी ए प्लस बी ये हो सकता है, ए प्लस बी ये हो सकता है, और ए प्लस बी ये हो सकता है, और ए प्लस बी ये हो सकता है। बताओ क्या हो सकता है ए प्लस बी। देखो तो लाइट, क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरा, 4 नंबर था, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो अगर एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है, के बी, जहाँ के का मान, के कोई स्केलर है जिसका वैल्यू बदल सकता है, इसमें पॉजिटिव स्केलर लगा दो, पॉजिटिव स्केलर है, मतलब के का मान 1 हो सकता है, के का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, देखो नहीं समझ में आया, ओके, बन जाएगा। नीट में पूछा हुआ इस तरह का सवाल है, नीट में, एम्स में पूछा हुआ था, एम्स में। बता के दिखाओ तो कैसे करोगे, मैं तुमको सिखाता हूं। देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं ये है b, यानी 1b है, तो 2b कितना बड़ा हो जाएगा,
ऐसा हो जाएगा 3b कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 3b। अब 4b, इसका मतलब हुआ कि k का मान अगर बदलते चलेंगे, k का मान अगर देखो देखो देखो, अब देखो मान लेते हैं ये है 1b, k बराबर 1, और 2b क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, 3b क्या होगा, उससे ही बड़ा हो जाएगा, 4b कितना होगा, यानी k का मान बढ़ाते चलेंगे तो लंबाई बढ़ते चलेगा। तो इसमें से कौन कौन पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसमें कौन कौन पॉसिबिलिटी बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, कौन कौन हो सकता है, a प्लस के बी। ओके, ये तो समझ में आया ना। तो मैं बना के देखता हूं, देखते हैं ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये कब बनेगा, 4 नंबर देखो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसको हम लोग जांचते हैं, जांच दें। देखो ए है इधर, इसको देखो मिटा रहा हूं मैं, नहीं इधर इधर कोना बना रहा हूं, इधर देखो, इधर का पोजीशन में देख लेते हैं। देखो यहां मान लेते हैं ये है ए, ओके, के बी इतना बड़ा अगर के बी हो जाए, इतना बड़ा अगर के बी का लंबाई घट बढ़ सकता है, तो ये नहीं हो जाएगा मेरा, ये हो सकता है ना, ए प्लस के बी, ए प्लस के बी हो जाएगा ना, तो नीचे तो हो ही सकता है, यस हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है कि नहीं, यानी ए वाला ऑप्शन पॉसिबल है क्या, लग तो रहा है पॉसिबल है। इसको मिटाते हैं, इधर देखो, अब देखना है बी वाला संभव है क्या, ऐसा ये वाला संभव है, ये अगर ए प्लस बी हो जाएगा तो वो हो सकता है क्या, देखते हैं ये वाला थोड़ा देखो, देखो ये रहा अगर ए, तो ये छोटा सा दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, के बी छोटा दे देते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस के बी, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है। देखो ये अगर इधर है और इसका बहुत बड़ा के बी दे दिया, तो ए इधर है के बी इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस के बी हो जाएगा, यानी ए इधर है के बी इधर, तो ए प्लस के बी, यानी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा रिजल्टेंट तो इधर या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, बात समझ में आ रहा है, यानी ये ए इधर है तो के बी इधर आएगा, तो रिजल्टेंट या तो इधर होगा 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 या तो इधर होगा, इसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा कि किधर जाएगा। ओके, तो समझ में आया ए प्लस के बी कैसे निकाला जाएगा, ट्रेंगी लॉ से हम लोग जोड़ रहे थे। तो ट्रेंगी लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बहुत ही आसान है इससे जोड़ना किसी वेक्टर को। अब तुमको बात करते हैं पॉलीगन लॉ का। ये था कौन सा लॉ था, ये था क्वेश्चन था, आधारित था ट्रेंगी लॉ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं पॉलीगन लॉ का। पॉलीगन लॉ तो सबसे मज़ेदार है और बड़ा इंटरेस्ट आता है इसको बनाने में। तो देखते हैं पॉलीगन लॉ। मान लेते हैं पॉलीगन लॉ के लिए, पॉलीगन मतलब पॉलीगॉन लॉ, पॉली मतलब होता है अनेक, और गॉन का मतलब होता है भुजा, अनेक भुजा वाला लॉ। तो कहता है कि अगर एक वेक्टर मान लेते हैं ए है, ठीक, दूसरा वेक्टर मान लेते हैं अगर बी है, ओके, तीसरा वेक्टर मान लेते हैं सी है, तो कहता है कि अगर एन वेक्टर ऑर्डर में ले लेंगे, इफ एन वेक्टर रिप्रेजेंट एन साइड ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, then closing side of polygon represent the resultant of the vector,
यानी कहता है कि बहुत सारा वेक्टर किसी पॉलीगन के बहुत सारा साइड को बताएगा, वो भी ऑर्डर में, तो उस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होगा उसके रिजल्टेंट को बताएगा। समझ में आ रहा है बात? एग्जाम्पल नंबर 1 लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में तुमको बताना है कि ये पॉलीगन लॉ से क्या होगा। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है ए, और ये है बी, और ये है सी, और ये है डी, और ये है ई। इसमें क्या लिखेंगे हम? पॉलीगन लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बहुत आसान है, ऑर्डर वाला चुनना है। एक ऑर्डर में देखो, ए गए, ए से गए बी पर, अब बी से गए सी पर, और सी से गए डी पर, गए गए गए, जहां खत्म हो गया जाना। अब देखो यहां से अपोजिट ऑर्डर आया, बराबर हो जाएगा। समझ में आया? ओके। तीसरा तुमको एक टेक्निक बताता हूं मैं। देखो, अगर एक ये ए है, और अगर ये बी है, और अगर ये सी है, इसको कैसे लिखेंगे? एक है ए, दूसरा बी, और तीसरा है सी। कैसे लिखेंगे इसको? ए बी सी कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे? यहां से शुरू किए थे ना, तो ए आया, फिर क्या हुआ, फिर आया बी, फिर क्या आया सी, और उसके बाद जहां पहुंचे वहां तो कुछ बचबे नहीं किया, वहीं पहुंच गए ना। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर यस 0 हो गया। समझ में आया? समझ में आ गया। चौथा नंबर देखो, फोर्थ नंबर। अब तुमको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, और भी तुमको जादूगर बना दूंगा। अच्छा देखो, चौथा नंबर यहां लिख देता हूं मैं। चौथा नंबर तुमको बताना है इसमें कि ये अगर ऐसा है, ऐसा, लेकिन ये इधर है और ये इधर है, ये इधर हो गया, बड़ा मुश्किल है। एक आया इधर ए, दूसरा आया बी, और तीसरा आया सी, और चौथा आया डी। इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे? 4 नंबर और ये आया 5 नंबर। 1 2 3 4 5। ये और ये बड़ा मुश्किल कर दे रहा हूं मैं। ए बी सी डी ई, इसमें कैसे करोगे? परेशानी बढ़ रही है क्या? छठा नंबर, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी डी ई एफ। सब में बताना है कि क्या लिखोगे तुम, क्या लिखोगे बताना है। ध्यान से देख लो इसको। इधर क्या लिखना है, क्या लिखना है मुझको, ध्यान से बताओगे तो मैं तुमको एक टेक्निक समझाता हूं। देखो, इसको मिटाते हैं शुरू वाला को। एक बात जान लो, निगेटिव वेक्टर, एक चीज होता है निगेटिव वेक्टर के बारे में जान लो। निगेटिव वेक्टर, जैसे अगर कोई वेक्टर ये ए है, तो ठीक इसी के बराबर में अपोजिट अगर कर देंगे ना, तो ये निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। यानी इसका निगेटिव वेक्टर ये है और इसका निगेटिव वेक्टर ये है। बात आया समझ में? फिर से देखो, अगर ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये अगर बी है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा बताओ? रिलेशन यही होगा कि b बराबर माइनस ए हो जाएगा, यानी a बराबर माइनस बी हो जाएगा। तो कहता है कि a एंड b जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाता है। यानी दो वेक्टर एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन विपरीत हो जाए। यानी इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का लंबाई बराबर है, तो इसका निगेटिव वेक्टर ये हुआ और इसका निगेटिव वेक्टर ये हुआ। ए का निगेटिव वेक्टर बी हुआ और बी का निगेटिव वेक्टर ए हुआ। ओके, तो इस हिसाब से बात करें तो
इस हिसाब से बात करें तो इस तरह से लिख सकते हो 1 2 3 4। एक सवाल 7 नंबर यहाँ ले लो मेरे तरफ से। जैसे ए रहा और ये रहा और ये रहा, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा सी। पहले से चला आ रहा है ट्रायंगल लॉ, ये पहले से चला हुआ आ रहा है, ट्रायंगल लॉ है ये। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बड़ा आसान है। क्या करेंगे देखो, इसमें क्या करेंगे तो ए यहाँ से यहाँ गए प्लस ए, यहाँ से यहाँ गए प्लस बी और यहाँ से यहाँ गए माइनस सी। अब बराबर जीरो कर दे, जहाँ यहाँ से गए यहाँ प्लस ए प्लस बी माइनस सी और ये बराबर जीरो हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया, उसको होना ही था, यस होना ही था, हो गया। जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हो गए, क्या करोगे, यहाँ से यहाँ हो गया प्लस ए, यहाँ से यहाँ ओके प्लस बी, यहाँ से यहाँ माइनस सी, यहाँ से यहाँ माइनस डी बराबर जीरो। मजा आएगा तुमको, अभी देखो इसको करके देखो कितना मजा आता है। बोलो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी बताओ। यहाँ से यहाँ क्या करेंगे प्लस ए, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ क्या करेंगे प्लस बी, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ क्या करेंगे माइनस सी, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ क्या करेंगे प्लस डी, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ क्या करेंगे माइनस सी, ओके इज इक्वल टू जीरो। बोलो इसमें क्या करेंगे इस सवाल में, यस ए क्या करेंगे बताओ, ए और माइनस डी, इधर माइनस ई, इधर माइनस एफ इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू जीरो। दिखता नहीं है ना, अच्छा देखो 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 ना, ये तो बड़ा आसान था। देखो इसको भी री कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, किया हुआ है आंसर ये मिलेगा ना, मिला के देखते हैं, आंसर मैच करा के देखते हैं। यहाँ से यहाँ करोगे तो क्या होगा, ए होगा, यहाँ से यहाँ प्लस बी, यहाँ से यहाँ प्लस सी, यहाँ से यहाँ प्लस डी, यहाँ से यहाँ माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो पॉलीगन लॉ तो बहुत आसान है कि नहीं। तो पॉलीगन लॉ से वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी समझाता हूं, कुछ उसको मिटा देते हैं, बड़ा आसान है, कभी भी सवाल बना सकते हो इस तरह का। देखो ओके ध्यान से देखो और भी बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या बताने वाले थे। हाँ देखो, अगर एक वेक्टर ये एक है, नोट करके है, अगर एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर अगर बी है और तीसरा वेक्टर अगर सी है, तो देखो कैसे जोड़ा जाता है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला, ये ए है और ये बी है, तो ये कौन सा बनेगा, ए प्लस बी बन जाएगा। अच्छा ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या बन जाएगा, बी प्लस सी बन जाएगा। तो ये वाला क्या बनेगा, ये वाला आर बराबर, देखो क्या होगा। तो यहाँ आर बराबर क्या क्या हो सकता है जरा समझो। ये हो सकता है ए डायरेक्ट कर दो बी प्लस सी को, नहीं ये एक वेक्टर यानी ए जोड़ बी प्लस सी डायरेक्ट आ गया। अच्छा आर को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये लिख दो एक साथ, नहीं और अब प्लस सी हो जाएगा। यानी वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, याद रखना। वेक्टर किस लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर का गुण है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना। तो आज हम लोग बात कर रहे थे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ का बात कर रहे थे। और बहुत सवाल बना सकते हो, घर से होमवर्क बना के लाओगे तो HW देता हूं मैं। तो देखो
एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर है ये सी, ठीक है, और ये है मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट है। तो रिलेशन बिटवीन ए बी में, ए बी सी में बताओ, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी में। अच्छा क्वेश्चन, ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, यहाँ पर एम मान लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी बात करना है, ए बी एंड सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा सवाल देखो SW, इसको बनाओगे, बड़ा मजेदार सवाल है ये। बड़ा ही मजेदार सवाल है। ओके, दूसरा देखो, कहता है अगर एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर अगर ये 60 डिग्री पर बी है, तो तुझको शो करना है ए प्लस बी फ्रॉम नंबर 1 में ट्रायंगल लो और नंबर 2 में पैरेललोग्राम लो। तो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ से एक नंबर का क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये हुआ। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से ये बताना है ए प्लस बी क्या होगा और ए माइनस बी क्या। और तीसरा जो है ना, झन्नाटेदार सवाल बता रहा हूं जो तुम्हारा होश उड़ा देगा। तो अगर कहता है कि अगर एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर अगर कि ये बी है इधर, देन ए प्लस के बी में बी, ए प्लस के में बी, ए प्लस के में बी, ए प्लस में के में हो सकता है, क्या हो सकता है, नंबर 1 में दे रहा हूं मैं, ये हो सकता है, नंबर 2 में दे रहा हूं, ये हो सकता है, नंबर सी में दे रहा हूं, ये हो सकता है, और नंबर डी में दे रहा हूं, ये हो सकता है। क्या हो सकता है, जहां के का मान, के एक वेरिएबल है, जहां के क्या है, वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, क्या है, पॉजिटिव वेरिएबल है, ये एक पॉजिटिव वेरिएबल है, पॉजिटिव वेरिएबल है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये होमवर्क बनाओगे, भेजोगे। कहाँ भेजोगे, व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर जानते हो क्या है, ये है व्हाट्सएप नंबर, ये है व्हाट्सएप नंबर 9334369164, 9334369164। इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजोगे अपना होमवर्क।